नहीं मैं करूंगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा। 144 उसमें नहीं लगता है तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नमी सोच, मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता लेकर हाजिर हूँ करंट इशू के लिए चलते हैं दिल्ली नोएडा। हाथरस में जो हुआ वो पूरी दुनिया में देखा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जब एक लड़की के साथ कुछ दरिंदे ऐसे काम को अंजाम देते हैं तो कोई भी हो, बेशक वो इंडिया का रहने वाला हो या इंडिया के बाहर हो, कोई भी इस घटना के बारे में जब भी सुनता है तो उसका जो गुस्सा है उसकी आंखों से देखा जा सकता है। आज इसी घटना का पूरे देश में ही नहीं बल्कि कहीं भी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं इस घटना की वो निंदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी में ऐसा हुआ है। यहाँ भगवे का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन भगमा कपड़ा पहनने से जो आत्मा है वो भगमी नहीं हो जाती। पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ दिल्ली नोएडा से जुड़ चुके हैं मुकेश चौधरी जी। उनसे पूरी अपडेट लेते हैं कि कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया। क्या वर्करों के साथ उनकी कोई नोक झोंक हुई थी या क्या हुआ था? पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मुकेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे लेते हैं जानकारी। मुकेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? जी सोम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल बीते दिन राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय जी और साथ ही उनकी महासचिव श्री प्रियंका जी, ये जब दिल्ली से हाथरस की ओर जा रहे थे तो 0 पॉइंट जो कि परी चौक कहलाता है हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में, तो वहां पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाकर इनको रोका गया। रोकने के बाद इनको आगे नहीं बढ़ने तो इनको हवाला दिया गया धारा 144 का। लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगी जितने भी उनके साथ थे नेता थे या उनके समाज सेवी थे, वो रुके नहीं, वो पैदल ही वहां से करीब 10 किलोमीटर तक चले। लेकिन आगे जाकर पुलिस ने कुछ ज्यादा ही बंदोबस्त किया और उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और देर रात जाकर उनको छोड़ा, उनको हाथरस जाने नहीं दिया। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में ही पूरे देश में ही बहुत ज्यादा अफसोस भी है और ज्यादा गुस्सा भी है, क्रोध भी है। दिल्ली एनसीआर में तो इतना ही क्रोध है, गुस्सा है कि जो जिस वकील ने निर्भया केस लड़ा था उन्होंने तो उनके सामने पेशकश कर दी है और खुद खड़ी हो गई हैं कि मैं इस केस को उसको पहले की तरह से इसको सामना करूंगी, लड़ूंगी और जो दोषी उनको सजा दिलाऊंगा, फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगी। जी। और मुकेश जी, अगर बात की जाए कि यूपी में क्या जोगी को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? सर, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि मानी जाती थी अपराधियों के लिए एनकाउंटर के लिए बहुत ज्यादा अपनी नाम काबिलियत ले रही थी, वहीं आज अपराधियों के साथ खड़ी दिख रही है। ये सबसे बड़े दुख की बात है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है सरकार, आज वहीं बेटियां सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। अब बात करते हैं अगर हम पुलिस प्रशासन को देखेंगे तो जो पुलिस प्रशासन अपराधियों को एनकाउंटर करने से नहीं रोकते, यानी कोई छोटी से छोटी घटना होती है उस पर इनाम ही घोषित करके उसको एनकाउंटर करने पीछे नहीं हटती, वही यूपी पुलिस आज अपराधियों के शरण में खड़ी हुई है, अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई है और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की बजाय उसको अंधेरे में रात को गुमनाम अंधेरे दिन में ले आकर उसको जला देते हैं, उसको दाह संस्कार भी नहीं करने देते, रीति रिवाज नहीं निभाने देते हैं, उनके परिजनों को उनका मुंह नहीं देखने देते। ये सबसे बड़ी जो निंदनीय घटना है वो निकल के यही आ रही है यूपी पुलिस की। चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात है, क्या उस बच्ची का यही कसूर है कि वो दलित परिवार से संबंधित है? सर, आज हर जुबान पर यह बात नहीं है कि वो दलित है। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो किसी समाज की, चाहे सिख समुदाय से हो। नहीं, अगर उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया है तो क्या मतलब क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं चौधरी साहब? सर, इसमें न्याय तो मिलेगा चाहे देश से मिले, लेकिन क्यों आज पूरा देश उबाल मार रहा है। इसमें जैसे निर्भया के केस के अंदर हुआ तो वही सेम पोजीशन इसमें होने आ रहा है। दिल्ली से लेकर के और लखनऊ से लेकर के पूरे देश में अगर देखते हैं तो ये लहर दौड़ी हुई है आज कि इसको न्याय मिलना चाहिए। बालिम की बेटी है तो क्या हुआ, बेटी तो देश की है ना। बिल्कुल। अपराधियों को उनको किए गए अंजाम की सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी हो। चौधरी साहब, नेशनल टीवी वालों ने जो कुछ एक हो जो दिखा रहे हैं, नहीं तो बड़े चैनल तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। सोशल मीडिया पर देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, क्या वो चैनल जो है वो क्यों नहीं दिखा रहे ये सब कुछ?
सर आप देखेंगे अभी पीछे हाल ही में कितनी ही सोशल मीडिया पे सारा बखान हुआ था, पिछले कई वर्षों से चल भी रहा है कि गोदी मीडिया को लेकर देखेंगे तो गोदी मीडिया शायद मजबूर भी है, या फिर ये समझ लीजिए गोदी मीडिया का आप समझ सकते हैं पूरी जनता जान चुकी है आज। तो सोशल मीडिया आज किसी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है आज किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया पे लगाई जाए। लेकिन ये लगाम लगती भी है तो सिर्फ जब तक ये लगेगी, जब तक ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो हर कोई सरकार यही कहेगी कोई लगाम नहीं लगेगी, किसी मीडिया को कोई बंदर नहीं बना जाए, एक तरह से बंदिश नहीं दी जाएगी, उसको आजादी से काम करने दिया। चौथे स्तंभ को अगर दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के कारनामों को उजागर किया जाता है, जिसकी वजह से चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह हो सकती है सर। इस संबंध में किसी से बात करने का मौका मिला मुकेश जी? सर बात करने का मौका तो कोशिश की थी, लेकिन वहां पर हालात इतने बेकाबू थे, पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हाथापाई बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबको गिरफ्तारी भी दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और वहां पे जो अर्धसैनिक बल थे उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। जी बहुत बहुत मेहरबानी मुकेश जी, आपने पूरी जानकारी दी है। दोस्तों एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हाथरस की जो एक कांड हुआ एक बच्ची के साथ जो दलित परिवार से संबंधित थी, कुछ लोगों ने उनके साथ जो किया पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उसको घर वालों को उसका चेहरा तक नहीं दिखाया जाता और उसको अग्नि में जला दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिसके लिए पूरा आज देश जो है उस बच्ची और बच्ची के परिवार के साथ खड़ा है। और इसी संबंध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस जब परिवार वालों से मिलने जा रहे थे तो यूपी की जो पुलिस है उन्हें रोका और उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ एक तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई हैं वो देख सकते हैं आप। पीछे हो ना, आप योगी जी का काला कानून लागू कर रहे हो। यहाँ से जब तक हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के जंगल राज के खिलाफ गिरफ्तारी देने को आएगी, और या आप हमें जाने दीजिए शांति प्रिय तरीके से और या गिरफ्तार करिए, अब ये पुलिस की मर्जी। सर 144 सीआरपीसी लागू है, प्लीज आपसे निवेदन है, कोविड क्राइसिस चल रहा है, 144 सीआरपीसी लागू है, आगे जाने नहीं दिया जा सकता, प्लीज समझिए आप बात। राहुल गांधी जी अकेले जाने के लिए भी तैयार हैं, उन पर 144 लागू नहीं होती, इसलिए अकेले राहुल जी को जाने दीजिए, वो अकेले पैदल चलकर हाथरस जाने को तैयार हैं। प्लीज सर मैं एक निवेदन करूंगा, आप हाईवे पे चल रहे हैं, यहाँ पे सर मेरा केवल निवेदन है सर मेरा ये निवेदन है सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर लेट मी। मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा, 144 उस पर नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। एपिडेमिक एक्ट है सर, यहाँ पे सर आपका इस तरह से मूवमेंट अलाउड नहीं है सर। एपिडेमिक में अकेले चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अकेले चलने दीजिए। ये थी अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें A1 पंजाबी टीवी के साथ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।